कभी कभी एक पूरा जमाना किसी एक बूढ़ी आंख में ठहर जाता है। वो आंख जिसने इंतजार भी देखा हो, जुदाई भी, और ये भी कि तारीख जब बस्तियों से गुजरती है तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलती, इंसानों के अंदर भी बहुत कुछ वीरान कर जाती है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बोलती किताबें। आज की नशिस्त में हम अहमद नदीम कासमी के अफसाने कपास का फूल की तरफ बढ़ रहे हैं। कासमी साहब की अफसानवी दुनिया में देहात महज एक मकाम नहीं होता, वहां मिट्टी बोलती है, पुराने रिश्ते सांस लेते हैं, महरूमियां खामोशी से उम्र का हिस्सा बन जाती हैं और तारीख के बड़े सानेहात आम इंसानों के घरों में दाखिल होकर उनकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कपास का फूल भी उसी दुनिया का अफसाना है। उसके मरकज में एक ऐसी जिंदगी है जिस पर वक्त बहुत कुछ लिख चुका है, मगर दिल के किसी गोशे में मोहब्बत और वाबस्तगी का एक नर्म एहसास अब भी बाकी है। फिर इस खामोश और बुझी हुई दुनिया में एक नई मौजूदगी दाखिल होती है, जैसे उजाड़ सहन में अचानक कोई सफेद नर्म फूल खिल उठे। लेकिन कासमी साहब जानते हैं कि बाज़ ज़मानों में फूलों के लिए सिर्फ खिलना काफ़ी नहीं होता, उन्हें उन हाथों से भी बचना पड़ता है जिन्हें नरमी, मासूमियत और इंसानी वक़ार की कोई पहचान नहीं होती। यह अफसाना हमें एक ऐसे दौर के करीब ले जाता है जहां तकसीम का सानेहा सरहदों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि औरत के वजूद, उसकी याद, उसकी इज्जत और उसकी उम्मीद तक पहुंच जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं अहमद नदीम कासमी का अफसाना कपास का फूल। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए सिर्फ तवज्जो नहीं, थोड़ा सा दिल भी दरकार है। माई ताजो हर रात को 1 घंटे तो जरूर सो लेती थी, लेकिन उस रात गुस्से ने उसे इतना सा भी सोने की मोहलत न दी। पाँव फटे जब वो खाट पर से उतरकर पानी पीने के लिए घड़े की तरफ जाने लगी तो दूसरे ही कदम पर उसे चक्कर आ गया था और वो गिर पड़ी थी। गिरते हुए उसका सर खाट के पाए से टकरा गया था और वो बेहोश हो गई थी। ये बड़ा अजीब मंजर था। रात के अंधेरे में सुबह हौले हौले घुल रही थी। चिड़ियां एक दूसरे को रात के ख्वाब सुनाने लगी थीं। बाज परिंदे पर हिलाए बगैर फजा में यूं तैर रहे थे जैसे मसनूई हैं और कूक खत्म हो गई तो गिर पड़ेंगे। हवा बहुत नर्म थी और उसमें हल्की हल्की लतीफ सी खुनकी थी। मस्जिद में वारिस अली अजान दे रहा था। ये वही सुरीली अजान थी जिसके बारे में एक सिख स्मगलर ने यह कहकर पूरे गांव को हंसा दिया था कि अगर मैंने वारिस अली की 3-4 अजानें और सुन ली तो वाहेगुरु की कसम खा के कहता हूं कि मेरे मुसलमान हो जाने का खतरा है। अजान की आवाज पर घरों में घुमर घुमर चलती हुई मधानियां रोक ली गई थीं। चारों तरफ सिर्फ अजान हुक्मरान थी और इस माहौल में माई ताजो अपनी खाट के पास ढेर पड़ी थी। उसकी कनपटी के पास उसके सफेद बाल अपने ही खून से लाल हो रहे थे। मगर ये कोई अजीब बात नहीं थी। माई ताजो को तो जैसे बेहोश होने की आदत थी। हर 8वें-10वें रोज वो सुबह को खाट से उठते ही बेहोश हो जाती थी। एक बार तो वो सुबह से दोपहर तक बेहोश पड़ी रही थी और चंद चींटियां भी उसे मुर्दा समझकर उस पर चढ़ आई थीं और उसकी झुर्रियों में भटकने लगी थीं। तब पड़ोस से चौधरी फतेहदीन की बेटी राहता पंजों के बल खड़ी होकर दीवार पर से झांकी थी और पूछा था, माई, आज लस्सी नहीं लोगी क्या? फिर उसकी नजर बेहोश माई पर पड़ी थी और उसकी चीख सुनकर उसका बाप और भाई दीवार फांद कर आए थे और माई के चेहरे पर पानी के छींटे मार मार कर उसके मुंह में शक्कर डाल डाल कर खासी देर के बाद उसे होश में लाए थे।
हकीम मुनव्वर अली की तशखीस ये थी कि माई खाली पेट सोती है। उस दिन से राहता का मामूल हो गया था कि वो शाम को एक रोटी पर दाल तरकारी रख कर लाती और जब तक माई खाने से फारिग ना हो जाती वहीं पर बैठी माई की बातें सुनती रहती। एक दिन माई ने कहा था, मैं तो हर वक्त तैयार रहती हूं बेटी कि जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। जिस दिन मैं सुबह को तुम्हारे घर लस्सी लेने ना आई तो समझ लेना मैं चली गई। तब तुम आना और उधर वो चारपाई तले संदूक रखा है ना, उसमें से मेरा कफन निकाल लेना। कभी दिखाऊंगी तुम्हें। वारिस अली से कह के मौलवी अब्दुल मजीद से उस पर खाके पाक से कलमा शहादत भी लिखवा लिया था। डरती हूं उसे बार बार निकालूंगी तो कहीं खाके पाक झड़ ही ना जाए। बस यूं समझ लो कि ये वो लट्ठा है जिससे बादशाह जादियां बुरके सिलाती होंगी। कपास के खास फूलों की रूई से तैयार होता है ये कपड़ा। टीन के पतरे की तरह खड़ खड़ बोलता है। चक्की पीस पीस कर कमाया है। मैं लोगों को उम्र भर आटा देती रही हूं और उनसे कफन लेती रही हूं। क्यों बेटी, ये कोई घाटे का सौदा था? नहीं था ना। मैं डरती हूं कि कहीं खद्दर का कफन पहन कर जाऊं तो लोग जन्नत में भी मुझसे चक्की ही ना पिसवाने लगे। फिर अपने पोपले मुंह से मुस्कुराकर उसने पूछा था, तुम्हें दिखाऊं? हैं? ना माई, राहता ने डर कर कहा था। खाके पाक झड़ गई तो? फिर उसने मौजू बदलने की कोशिश की। अभी तो तुम 20 साल और जियोगी। तुम्हारे माथे पर तो 5 लकीरें हैं। 5 बीसियां 100। माई का हाथ फौरन अपने माथे की तरफ उठ गया। हाय, 5 कहां हैं बेटी? कुल 4 हैं। 5वीं तो यहां से टूटी हुई है। तू छुरी की नोक से दोनों टुकड़ों को मिला दे तो शायद जरा सा और जी लूं। तेरे घर की लस्सी थोड़ी सी और पी लूं। माई के पोपले मुंह पर एक बार फिर गोल सी मुस्कुराहट पैदा हुई। इस पर राहता ने जोर से हंसकर आसपास फैले हुए कफन और काफूर की बू से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मगर कफन और जनाजे से मफर न था। यही तो माई के महबूब मौजू थे। वैसे राहता को माई ताजो से उनसी इसलिए था कि वो हमेशा अपने मरने ही की बातें करती थी, जैसे मरना ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी हो। और जब राहता ने एक बार मजाक मजाक में माई से वादा किया था कि उसके मरने के बाद वो उसे यही कफन पहनाकर अपने बाप की मिन्नत करेगी कि माई का बड़ा ही शानदार जनाजा निकाला जाए, तो माई इतनी खुश हुई थी कि जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई है। राहता सोचती थी कि ये कैसी बदनसीब है जिसका पूरी दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, और जब ये मरी तो किसी आंख से एक भी तो आंसू नहीं टपकेगा। बाज मौतें कितनी आबाद और बाज कितनी वीरान होती हैं। खुद राहता का नन्ना भाई कुएं में गिरकर मर गया था तो क्या शानदार मातम हुआ था। कई दिन तक बैन होते रहे थे और घर से बाहर चौपाल पर दूर दूर से फातिहा खानी के लिए आने वालों के ठट लग रहे थे। और फिर उन्हीं दिनों करीमे नाई का बच्चा नमूने से मरा तो बस इतना हुआ कि उस रोज करीमे के घर का चूल्हा ठंडा रहा और तीसरे ही रोज वो चौपाल पर बैठा चौधरी फतेहदीन का खत बना रहा था। मौत में ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। मरकर तो सब बराबर हो जाते हैं, सब मिट्टी में दफन होते हैं। अमीरों की कब्रों के लिए मिट्टी विलायत से तो नहीं मंगाई जाती, सबके लिए यही पाकिस्तान की मिट्टी होती है। क्यों माई? एक दिन राहता ने पूछा था, क्या इस दुनिया में सचमुच तुम्हारा कोई नहीं है? वाह, क्यों नहीं है? माई मुस्कुराई। अच्छा, राहतों को बड़ी हैरत हुई। हाँ, एक है, माई बोली। राहता बहुत खुश हुई कि माई ने उसे एक ऐसा राज बता दिया है जिसका गांव के बड़े बूढ़ों तक को इल्म नहीं। कहां रहता है वो? उसने बड़े शौक से पूछा। वो माई मुस्कुराए जा रही थी। वो यहां भी रहता है, वहां भी रहता है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो ना रहता हो। वो बॉर्डर के उधर भी रहता है, बॉर्डर के इधर भी रहता है। वो तो राहता ने बेकरार होकर माई की बात काटी। हाय, ऐसा कौन है वो? और माई ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा,
खुदा बेटी, और कौन? राहता को उसके बाप के जरिए पता चला था कि आज से कोई आधी सदी उधर की बात है। गांव का एक नौजवान पटवारी माई ताजो को यहां ले आया था। कहते हैं माई ताजो उन दिनों इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो बादशाहों का जमाना होता तो माई मलिका होती। उसके हुस्न का चर्चा फैला तो इस गांव से निकलकर पटवारी के आबाई गांव तक जा पहुंचा, जहां से उसकी पहली बीवी अपने 2 बच्चों के साथ यहां आधम की। पटवारी ने माई ताजो को धोखा दिया था कि वो कुंवारा है। ताजो ने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ रोप पीट कर और नहर में कूद जाने की धमकी देकर शादी की थी। ऊपर से पहली बीवी ने जब अपना सीना दोहत्तड़ों से पीटना शुरू किया और हर दोहत्तड़ पर ताजो को एक गंदी बुसांदी गाली थमा दी, तो ताजो चकनाचूर होकर यहां से भागी और अपने गांव में जाकर दम लिया। मां ने तो उसे लिपटा लिया, मगर बाप आया तो उसे बाजू से पकड़कर बाहर सहन में ले गया और बोला, चाहे पटवारी की 3 बीवियां और हों, तुम्हें उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारे लिए यही बेइज्जती बहुत है। अब यहां बैठना है तो तलाक लेकर आओ, वरना वहीं रहो, चाहे नौकरानी बनकर रहो। हमारे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जब तुमने पूरी बरादरी की औरतों के सामने छोकरों की तरह अकड़ कर कह दिया था कि शादी करूंगी तो पटवारी से करूंगी, वरना कुंवारी मरूंगी। जाओ, हम यही समझेंगे कि हमारे यहां कोई औलाद ही नहीं थी। उसकी मां रोती पीटती रही, मगर बाप ने एक न मानी और जब ताजो आधी रात को वापस इस गांव में पहुंचकर पटवारी के दरवाजे पर आई तो उसमें ताला पड़ा हुआ था। रात वहीं दरवाजे से लगी बैठी रही। सुबह लोगों ने उसे देखा तो पंचायत ने फैसला किया कि ताजो पटवारी की बाकायदा मनकुहा है, इसलिए उसका पटवारी के घर पर हक है और इसलिए ताला तोड़ दो। गांव वालों ने चंद रोज तक तो पटवारी का इंतजार किया, मगर उसकी जगह एक नया पटवारी आ गया। मालूम हुआ कि उसने किसी और गांव में तबादला करा लिया है। गांव के 2 आदमी उसे ढूंढने निकले और जब वो मिल गया तो पटवारी ने उन्हें बताया कि उसने उनके गांव का रुख किया तो उसकी पहली बीवी के 6 फुटे भाई उसे कत्ल कर देंगे। मैंने ये बात अपनी पहली बीवी को भी नहीं बताई कि मैं तुम्हारे गांव के जिस मकान में रहता था वो मैंने खरीद लिया था और वो मेरी मिल्कियत है। ये मकान मैं अपनी दूसरी बीवी ताजो के नाम लिख देता हूं। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मुझे उससे मोहब्बत है। ये कहकर वो रोने लगा था। सो गांव वालों की मेहरबानी से पटवारी ने उसे तलाक के बदले मकान दे दिया और वो भी सब्र शुक्र करके बैठ गई, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो इसका नाम उसने हसनदीन रखा। मेहनत मजदूरी करके उसे पालती पोसती रही, मिडिल तक पढ़ाया भी, मगर उसके बाद हिम्मत न रही। ताजो के हुस्न की वजह से उस पर तरस तो सबको आता था, मगर पटवारी से जुदा होने के बाद वो अपनी जवानी पर सांप बनकर बैठ गई थी। एक भले आदमी ने हसनदीन को आला तालीम दिलवाने का लालच देकर ताजो से अक्द करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ताजो ने उसकी 7 पुश्तों को तोम डाला और हसनदीन कुल्हाड़ी लेकर उस खुदा तरस के पीछे पड़ गया। इसके बाद किसी को कुछ कहने का हौसला नहीं हुआ। हसनदीन चंद बरस आवारा फिरता रहा, फिर जब उसके इश्क करने का जमाना आया तो वो फौज में भर्ती हो गया। उसके बाद माई ताजो के चंद बरस अच्छे गुजरे। हसनदीन हवालदारी तक पहुंचा, उसके रिश्ते की भी बात हुई, मगर फिर दूसरी जंग छिड़ गई और हसनदीन उधर बेनगाजी में मारा गया। तब माई ताजो ने चक्की पीसनी शुरू की और उस वक्त तक पीसती रही जब वो एक दिन चक्की के पाट पर सर रखे बेहोश पाई गई। उस रोज जब वो होश में आई थी तो हकीम के हाथ को चक्की की हथी समझकर घुमा दिया था। अगर उसके पड़ोस में चौधरी फतेहदीन की बेटी राहता ना होती तो वो अपनी बार बार की बेहोशियों में से किसी बेहोशी के दौरान कूच कर जाती। वो राहता से कहा करती थी कि बेटी, अगर मेरा हसनदीन होता तो मैं तुझे तेरी शादी पर सोने का 7 लड़ा हार देती। उसे खुदा ने अपने पास बुला लिया। सो अब मैं हर वक्त तेरे लिए दुआ करती हूं कि तू जुग जुग जिए और शादी के बाद उसी तरह सुखी रहे जैसे अपने बाप के घर में सुखी है। एक रात माई ताजो को इस बात का गुस्सा था कि जब अंधेरी शाम तक राहता उसकी रोजाना की रोटी ना लाई तो वो खुद ही लाठी टेकती फतेहदीन के घर चली गई। फतेहदीन की बीवी से राहता का पूछा तो मालूम हुआ कि वो किसी सहेली की शादी में गई हुई है और आधी रात तक वापस आएगी।
फिर उसने रोटी मांगी तो राहता की माँ ने सिर्फ इतना कहा, देती हूं, पहले घर वाले तो खा लें। राहता की वजह से वो अपने आप को फतेहदीन के घर वालों ही में शामिल समझती थी, इसलिए जब्त न कर सकी। बोली, तो बीबी क्या मैं भिखारन हूं? सोने की बालियों से भरे हुए कानों वाली बीबी को भी माई ताजो किसी मिस्कीन औरत के मुंह से यह बात सुनकर तकलीफ हुई। उसने कहा, नहीं माई, भिखारन तो खैर नहीं हो, मगर मोहताज तो हो ना। और माई को कपकपी सी छूट गई। वो वहां से उठकर चली आई। एक दो बार राहता की मां ने उसे पुकारा भी, मगर उसके कानों में तो शां शां हो रही थी। घर आकर आंगन में पड़ी हुई खाट पर गिर पड़ी और रोती रही और अपनी मौत को यूं पुकारती रही जैसे वो दीवार से उधर बैठी हुई उसकी बातें सुन रही है। आधी रात को जब चांद जर्द पड़ गया था, दीवार से राहता ने उसे पुकारा, माई जाग रही हो? मैं सोती कब हूं बेटी, उसने कहा। इधर आकर रोटी ले लो दीवार पर से, राहता बोली। नहीं बेटी, अब नहीं लूंगी, माई की आवाज भर्राने लगी। आदमी जिंदा रहने के लिए खाता है ना, तो मैं कब तक जिंदा रहूंगी? जबकि मैं जिधर जाती हूं मेरी कब्र मेरे साथ साथ चलती है। मैं क्यों तुम्हारा अनाज जाया करूं बेटी? राहता दीवार के पास कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर पंजों के बल होकर बड़ी मिन्नत से कहा, ले लो माई, मेरी खातिर से ले लो। नहीं बेटी, माई अब खुलकर रो रही थी। ले लेती, पर आज तुम्हारी मां ने मुझे बताया कि मैं मोहताज हूं और चक्की पीस पीस कर मेरे हाथों में जो गिट्टे पड़ गए हैं वो मुझे कुछ और बताते हैं। सो बेटी, ये रोटी मैं नहीं लूंगी, अब कभी नहीं लूंगी। तुम्हारी लाई हुई कल शाम वाली रोटी मेरी आखिरी रोटी थी। ये रोटी अपने कुत्ते के आगे डाल दो। इसके बाद उसने सुना कि राहता और उसकी मां के दरमियान कुछ तेज तेज बातें हुई। फिर राहता रोने लगी और मां उसे डांटने लगी। इसके बाद फतेहदीन की आवाज आई, सोने दोगी या मैं चौपाल में जाकर पड़ रहा हूं? फिर जब सब खामोश हो गए तो माई ताजो उठ बैठी। उसे लगा कि राहता अपने बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही है। वो दीवार तक गई भी, मगर फिर फतेहदीन के डर से पलट आई। घड़े में से पानी पिया और देर तक एल्युमिनियम का कटोरा अपने चेहरे पर फेरती रही। आज वो कितनी तप रही थी और ये प्याला कितना ठंडा था। अब गर्मियां खत्म समझो। उसे अपने लिहाफ का ख्याल आया जिसकी रूई लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी। अब कि उसे धुनवाऊंगी, पर अल्लाह करे इसकी जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे अब के लिहाफ के बजाय मैं अपना कफन ओढ़ूं। वो घड़े के पास से उठकर चारपाई पर आ गई। कुछ देर तक पांव लटकाए बैठी रही। फिर उसे एक लंबी सांस सुनाई दी। ये राहता की सांस होगी। हाय खुदा करे वो सदा सुखी रहे। ऐसी प्यारी बच्ची इस नकचड़ी के यहां कैसे पैदा हो गई? इसे तो मेरे यहां पैदा होना चाहिए था। उसे अपना हसनदीन याद आ गया और वो रोने लगी। फिर आंसू पोंछ कर लेटी तो आसमान पर से सितारे जैसे नीचे लटक आए और हवा के झोंकों के साथ हिलने लगे। फतेहदीन का कुत्ता गुर्रा कर एक बिल्ली पर झपटा और बिल्ली दीवार पर से फांद कर उसके सामने से गोली की तरह निकल गई। किसी घर में मुर्गे ने बांग दी और फिर बांगों का मुकाबला शुरू हो गया। यकायक सब मुर्गे एकदम यूं खामोश हो गए जैसे उनके गले एक साथ घोंट दिए गए हैं। पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। फिर मशरक की तरफ से ऐसी आवाजें आई जैसे करीब करीब हर रात आती थीं। बॉर्डर पर रेंजर्स स्मगलरों के ताक़ुब में होंगे। फिर उस पर गुनूदगी सी छाने लगी और उसने आंखें बंद कर ली, फिर एकदम खोल दी। बड़ी आई वहां से मुझे मोहताज कहने वाली। चक्की पीसते पीसते हाथों की जिल्द हड्डी बन गई और मुझे मोहताज कहती है। कयामत के दिन शोर मचाऊंगी कि इसे पकड़ो, इसने मुझ पर बहुतान बांधा है। मगर वहां कहीं ये मेरी राहता बीच में ना बोल पड़े। उठकर उसने पानी पिया और वापस जाकर चारपाई पर पड़ रही। फिर जब पौ फटी तो उसका हलक
उसके जूते के चमड़े की तरह खुश्क हो रहा था। वो फिर पानी पीने के लिए उठी, मगर दूसरे ही कदम पर चकरा कर गिर पड़ी, सर खाट के पाए से टकराया और बेहोश हो गई। जब माई ताजो होश में आई तो उसे पहला एहसास यह हुआ कि नमाज कज़ा हो गई है। फिर एकदम वो हड़बड़ा कर उठी और दीवार की तरफ भागी। हर तरफ गोलियां चल रही थीं और औरतें चीख रही थीं और बच्चे बिलबिला रहे थे और धूप में जैसे सुराख हो गए थे जिनमें से धुआं दाखिल हो रहा था। दूर से गड़गड़ाहट और धमाकों की मुसलसल आवाजें आ रही थीं और गली में से लोग भागते हुए गुजर रहे थे। राहता, ए बेटी राहता, वो पुकारी। राहता अंदर कोठे से निकली। उसका सुनहरा रंग मिट्टी हो रहा था और उसकी आंखें फैल गई थीं। उसकी आवाज में चीखें और आंसू और कपकपी और न जाने क्या कुछ था। जल्दी से निकल जाओ माई, गांव में से निकल जाओ, लाहौर की तरफ भागो, हम भी लाहौर जा रहे हैं, तुम भी लाहौर चलो, हिंदुस्तान की फौज आ गई है। ये कहकर वो फिर अंदर भाग गई। हिंदुस्तान की फौज आ गई है? यहां हमारे गांव में क्यों आ गई है? बॉर्डर तो 3 मील उधर है। ये फौज यहां क्यों आई है बेटी? माई हैरान होकर पुकारी। कहीं गलती से तो नहीं आ गई? भाई फतेहदीन कहां है? उसे भेजो ना, वो उन्हें समझाए कि ये पाकिस्तान है। मगर राहता का कोई जवाब ना आया। शोर बढ़ रहा था। मशरक की तरफ कोई घर जलने भी लगा था। चंद गोलियां उसके कोठे के दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में तड़ाक तड़ाक से लगीं और मिट्टी की लपाई के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर आ रहे। चंद गोलियां हवा को चीर देने वाली सीटियां बजाती छत पर से गुजर गईं। फतेहदीन के सहन की टाली पर से पागलों की तरह उड़ता हुआ एक कौवा अचानक हवा में लुढ़कनियां खाता हुआ आया और माई ताजो के घड़े के पास पत्थर की तरह गिर पड़ा। फिर जोर का एक धमाका हुआ और माई ताजो दीवार से हट आई थी। फिर दीवार की तरफ बढ़ी। एकदम चौधरी फतेहदीन के दरवाजे को किसी ने कूट डाला। फिर किवाड़ धड़ाम से गिरे। इकट्ठी बहुत सी गोलियां चली और इकट्ठी बहुत सी चीखें बुलंद हुई। माई ने उनमें से राहता की चीख को साफ पहचान लिया। राहता बेटी, वो चिल्लाई। लाठी टेकती हुई लपकी और अपने दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर गली में आ गई। गली में शहाबुद्दीन, नूरदीन, मोहम्मद बशीर, हैदर खां और जाने किस किस की लाशें पड़ी थीं। चौधरी फतेहदीन के गिरे हुए दरवाजे के पास मौलवी अब्दुल मजीद मुर्दा पड़े थे। उनका आधा चेहरा उड़ गया था। माई ने मौलवी साहब को उनकी नूरानी दाढ़ी से पहचाना था। चौधरी फतेहदीन के सहन में खुद फतेहदीन और उसके बेटे मरे पड़े थे। फतेहदीन की बीवी के बालियों भरे कान गायब थे। अंदर कोठों में उठापटक मची हुई थी और बाहर राहता खौफ से फौजियों में घिरी अपनी उम्र से 14-15 साल छोटे बच्चों की तरह चीख रही थी। फिर एक सिपाही ने उसके गिरेबान में हाथ डालकर झटका दिया तो कुर्ता फट गया और वो नंगी हो गई। फौरन ही वो गठरी सी बनकर बैठ गई। मगर फिर एक सिपाही ने उसके कुर्ते का बाकी हिस्सा भी नोच लिया और कहकहे लगाता हुआ उससे अपने जूते पोंछने लगा। फिर माई ताजो आई, राहता पर गिर पड़ी और एक अजीब सी आवाज में जो उसकी अपनी न थी बोली, अल्लाह तेरा पर्दा रखे बेटी, अल्लाह तेरी हया कायम रखे। एक सिपाही ने माई का सफेद चौंडा पकड़कर उसे राहता पर से खींचना चाहा तो खून से उसका हाथ भीग गया और माई वही राहता को ढांपे हुए बोली, ये लड़की तुम में से किसी की बहन बेटी होती तो क्या तुम जब भी इसके साथ यही करते? ये लड़की तो। किसी ने यह कहकर माई ताजो की पसलियों में जोर की ठोकर मार दी कि हटो यहां से, हमें देर हो रही है और अभी दोपहर तक हमें लाहौर पहुंचना है। और माई यूं एक तरफ लुढ़क गई जैसे चीथड़ों से बनी हुई गुड़िया थी। फिर सबके हाथ राहता की तरफ बढ़े जो अब चीख नहीं रही थी। अब वो नंगी खड़ी थी और यूं खड़ी थी जैसे कपड़े पहने खड़ी है। उसका रंग माई ताजो के कफन के लट्ठे का सा हो रहा था और उसकी आंखें इतनी फैल गई थी कि मालूम होता था कि उनमें पुतलियां कभी थी ही नहीं। माई ताजो होश में आई तो उसने देखा कि उसके पास वारिस अली मौजन खड़ा है। फिर उसने इधर उधर देखा, लाशों के चेहरे ढंपे हुए थे। राहता कहां है? वो यूं चीख कर बोली जैसे उसके जिस्म की धज्जियां उड़ गई हैं। वारिस अली सर झुकाए एक तरफ जाने लगा। मेरी राहता कहां है? वो उठ खड़ी हुई और वारिस अली की तरफ यूं कदम उठाया जैसे उसे कत्ल करने चली है। कहां है वो? वारिस अली के पास आकर वो जैसे
सन होकर रह गई। वारिस अली का चेहरा लहूलुहान हो रहा था और उसके बाजू पर से गोश्त एक तरफ कट कर लटक रहा था। वो बोला तो माई ताजो ने देखा कि उसके होंठ भी कटे हुए हैं और उसके मुंह में भी खून है। किसी को कुछ नहीं पता माई कि कौन कहां गया। बस अब तू यहां से चली जा। हिंदुस्तानी फौज यहां से आगे निकल गई है और गांव के गिर्द उनके आदमी घेरा डाले बैठे हैं। तू कमात के खेतों में छुपती छुपाती लाहौर की तरफ जा सकती है तो चली जा। वहां मरेगी तो कोई तेरा जनाजा तो पढ़ेगा। अब जा, मुझे काम करने दे। देख बेटा, माई बोली, मैं पानी लाती हूं, तू जरा कुल्ली कर ले। तू मौज़न है और मुंह में इतना बहुत सा खून लिए खड़ा है। खून तो हराम होता है बेटा। मैं सब कर लूंगा, वारिस अली चिल्लाया, मगर फिर इधर उधर देखकर आहिस्ता से बोला, खुदा के लिए माई अब चली जा यहां से। मैंने इतने बहुत से लोग मरते देखे हैं कि अब तू मरेगी तो मैं समझूंगा पूरी दुनिया मर गई। चली जा, खुदा के लिए। पहले बता, मेरी राहता बेटी किधर गई है? माही ने जिद की। वारिस अली ने पूछा, तुझे याद है ना, उसे नंगा कर दिया गया था? हाँ। मां ने सर हिलाया और उसकी एक खून आलूद लठ रस्सी की तरह उसके मुंह पर लटक आई। तो फिर ये क्यों पूछती है कि वो किधर गई? और माई ने अपने सीने पर इस जोर का दोहत्तड़ मारा जैसे चौधरी फतेहद्दीन की हवेली का दरवाजा टूटा है। वो धप से बैठकर ऊंची आवाज में रोने लगी। वारिस अली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किसी ने सुन लिया तो आ जाएगा, वो बोला। फिर उसे बड़ी मुश्किल से खींच कर उठाया। मेरी हालत देख रही है माई, मैं सिर्फ अपने खुदा की कुदरत और अपने ईमान की ताकत से जिंदा हूं, वरना मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं गलियों में से लाशें घसीट घसीट कर एक गड्ढे में जमा कर रहा हूं। अभी मुझे फतेहद्दीन और लालदीन और अनवरुद्दीन और मासी जन्नत की लाशें वहां पहुंचानी है। फिर मैं उन पर मिट्टी डालकर उनका जनाजा पढ़ूंगा और मर जाऊंगा। माई, बेजनाजा ना मर, लाहौर चली जा। हिंदुस्तानी फौज उधर से आ गई है। तू उधर खेतों में छुपती छुपाती निकल जा, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है। देख, मेरे जूते भी खून से भर गए हैं। टूटे हुए दरवाजे पर से गुजरते हुए वो रुक गई। वारिस बेटा, वो बोली, लाहौर तू चला जा, जनाजा मैं पढ़ दूंगी। मैं बच गई तो यूं ही किसी को रोज एक रोटी हराम करनी पड़ेगी। तू मर गया तो तेरे साथ अजान भी मर जाएगी। नहीं माई, वारिस अली जल्दी से बोला, अजान भी कभी मरी है। खुदा के लिए तू अब चली जा। गली में कदम रखते हुए उसने पलट कर पूछा, तेरा क्या ख्याल है बेटा? राहतों को उन्होंने मार तो नहीं डाला होगा? वारिस अली ने आसमान की तरफ उंगली उठा दी और चौधरी फतेहद्दीन की लाश पर झुक गया। माई ताजो गली में से गुजर रही थी। उसने एक हाथ में लाठी थाम रखी थी, दूसरा हाथ पीठ पर था और वो यूं झुकी हुई चल रही थी जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने निकली हो। माई ताजो गांव की आखिरी गली में से निकलकर खेत में कदम रखने लगी थी कि जैसे हर तरफ से गोलियां चलने लगीं और वो एक खाले में लुढ़क कर लेट गई। हाय, कहीं वो वारिस अली को ना मार रहे हों। मगर क्या एक आदमी को मारने के लिए इतनी बहुत सी गोलियों की जरूरत होती है? खाले में से उसने खेत के कई गन्ने गोलियों की जद में आकर टूटते हुए देखे। उसने ये तक देखा कि जहां से गन्ना टूटता है वहां से रस की एक धार निकलकर जड़ की तरफ बहने लगती है और उसे राहतें याद आ गई और वो खाले में से उठकर खड़ी हुई। एक गोला उसके सर के पास से गुजरकर पीछे एक दरख्त के तने में जा लगा और पूरा दरख्त जैसे झिरझिरी लेकर रह गया। वो फिर खाले में लेट गई और उसे ऐसा लगा कि वो मर गई है और कब्र में पड़ी है। तब उसे अपना कफन याद आया और वो इतनी तेजी से खाले में से निकलकर गली में दाखिल हुई जैसे उसके अंदर कोई मशीन चलने लगी है। उसे पहली बार याद आया कि वो तो खाली हाथ लाहौर जा रही थी। वो तो अपनी कमाई घर ही में भूल आई थी। उसका कफन तो वहीं बक्से में रखा रह गया था। जिंदगी से इतनी मोहब्बत भी क्या कि इंसान उसे बचाने के लिए भागे तो अपना कफन ही भूल जाए। और ये कफन उसने कितनी मुशक्कत से तैयार किया था और इस पर कितने चाव से कलमा शहादत लिखवाया था, खाके पाक से।
अच्छे कफन और अच्छे जनाजे के लिए ही तो वो अब तक जिंदा थी। अब वो इतनी तेजी से चल रही थी कि जवानी में भी यूं नहीं चली होगी। उसके जिस्म का खम भी एकदम ठीक हो गया था और लाठी को टेकने के बजाय उसे तलवार की तरह उठा रखा था। राहता के घर के सामने से भी वो आगे निकली चली गई, मगर फिर जैसे उसके कदम जकड़े गए, पलटी, टूटे हुए दरवाजे में से झांका। वारिस अली सब लाशें समेट ले गया था। सिर्फ राहता के कुर्ते की एक धज्जी हवा के झोंकों के साथ पूरे सहन में यहां से वहां एक बेचैन रूह की तरह भटकती फिरती थी। माई ताजो का जी चाह के दोहत्तड़ मारकर अपना सीना उधेड़ दे, मगर साथ ही उसे वारिस अली याद आ गया जिसने कहा था। फिर फौरन ही उसे अपना कफन याद आ गया। उसके कोठे का दरवाजा खुला था, घड़े के पास कव्वा उसी तरह पड़ा था, उसका खटोला उसी तरह बिछा था, अंदर उसका बक्सा खुला पड़ा था, मगर उसमें कफन मौजूद था। कैसी मुंह की खाई होगी उन्होंने जब बक्सा खोला होगा और उसमें से सिर्फ कफन निकला होगा। माई कफन को सर की चादर में छुपाकर बाहर आई तो चौधरी फतेहदीन का कुत्ता भागता हुआ आया और उसके कदमों में लौटने लगा। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो हंस नहीं सकता, वरना खूब हंसता। चल हट, माई ने उसे डांटा, मेरे नमाजी कपड़े पलीद ना कर। कुत्ता उठ खड़ा हुआ। माई ने दूसरी गली में मुड़ते हुए पलट कर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा था और इस तरह खड़ा था जैसे लकड़ी का बनकर रह गया है। पुछ पुछ करके माई ने कुत्ते को अपनी तरफ बुलाना चाहा, मगर वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दीवार के साए में एकदम यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा है। हाय बेचारा, माई का एहसास जुर्म पुकारा, मगर फिर ऊपर फजा में इस जोर के धमाके हुए कि माई ताजो को जमीन अपने कदमों तले टुकड़े टुकड़े होती महसूस हुई। तेजी से चलती हुई फिर से खाले में जा गिरी। अब जमीन हिल रही थी। फजा में जैसे बहुत से शेर एक साथ धाड़े जा रहे थे और धमाकों और गोलियों और गड़गड़ाहटों का शोर करीब आता जा रहा था। अब वो कफन को अपने सीने से चिमटाए खाले में रींगने लगी। बरसों पहले चिरागों का मेला देखने के लिए वो गांव की दूसरी औरतों के साथ इसी खाले के किनारे किनारे चलती हुई लाहौर छावनी में जा निकली थी और वहां कैसा गजब हुआ था। बेचारी शहाबी एक टांगे के पहिए तले आकर वहीं शालामार के दरवाजे पर मर गई थी। तो क्या राहता मर गई होगी? क्या राहता मरने के लायक थी? ला बेटी, तेरे हाथ की रोटी वापस नहीं करूंगी, रूठ मत मुझसे राहता। ए राहता बेटी। उसने सुना कि वो ऊंची ऊंची बोल रही है, मगर इतने शोर में उसकी आवाज कौन सुनेगा। राहता, ए मेरी अच्छी, मेरी प्यारी, मेरी नेक, मेरी खूबसूरत राहता। हाय, ये कपास भी अजीब पौधा है, इसके फूल का रंग कैसा अलग होता है दूसरे फूलों से। राहता, ए राहता बेटी। खाले से कपास के खेत में और वहां से वो गन्ने के खेत में घुस गई। धमाके इतने तेज हो रहे थे जैसे उसके अंदर हो रहे हैं। कहते हैं गोला लगे तो इंसान गोले की तरह फट जाता है। कौन चुनता फिरेगा मेरी हड्डियां और फिर मेरा कफन जिस पर खाके पाक से कलमा शहादत लिखा है। कितना घना है गन्ने का ये खेत। ये चौधरी फतेहदीन का खेत है। राहता इसी खेत के गन्ने चूस चूस कर कहती थी कि माई, मुझे बुढ़ापे से सिर्फ इसलिए डर लगता है कि मुंह पोपला हो जाता है और गन्ना नहीं चूसा जा सकता। माई ताजो मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहता बेटी, है मेरी राहता बेटी। माई, आवाज जैसे पाताल से आई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है। चाहे जमीन और आसमान बज रहे हों, मगर उसके कान बजने से बाज नहीं आते। हाय, ये आवाज तो जैसे मेरी पसली से आई है। वो कफन को सीने से चिमटाकर दुबक गई। उसकी उंगलियों ने महसूस किया कि उसका दिल उसके सीने से निकलकर कफन में आ गया है, यूं धड़क रहा है जैसे तोपें चल रही हैं। माई बुड़बुड़ाई और ऊपर देखा। फिर वो देखती रह गई। कफन उसकी गिरफ्त से निकलकर गिर गया और वो देखती चली गई। माई,
माई, राहता कह रही थी, तुम तो मेरी तरफ बस देखे ही जा रही हो, देखती नहीं हो मैं नंगी हूं, मुझे कुछ दो। माई ने जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से रोते हुए राहतों को यूं अपनी गोद में खींच लिया जैसे नन्हे से हसनदीन को दूध पिलाने चली है। अब धमाके जैसे खेतों के चारों मेंढों पर हो रहे थे, मगर माई उनसे बेनियाज राहता का माथा चूमे जा रही थी। हाय, मुझे ये अपना कफन कैसे फालतू सा लगने लगा है। कफन? राहता तड़प कर माई की गोद से निकली, कफन उठाकर उसे जल्दी से खोला और अपने जिस्म पर लपेट कर यूं मुस्कुराई जैसे वो दीवार पर से माई को रोटी थमाने आई है और माई ने देखा कि राहता उसके कफन में बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाय मेरी बेटी, अल्लाह तेरा पर्दा रखे, अल्लाह तेरी हया कायम रखे मेरी बेटी। फिर राहता ने माई को बताया कि जब वो उसे ले जा रहे थे तो ऊपर से पाकिस्तान के हवाई जहाज आए और वो लोग इधर उधर खालों में जा दुबके। मैं भाग आई। मुझे पता था कि मेरे वतन के जहाज मुझे पहचानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तब मैं गांव पार करके यहां आ गई और जब से यहीं बैठी हूं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माई मुझे पुकार रही है, राहता, ऐ राहता बेटी। कफन पर जगह जगह खून के धब्बे नुमायां होने लगे थे। नोची खसोटी हुई राहता का जिस्म अपना कर्ब कफन को मुंतकिल कर रहा था और खाके पाक ने उसके खून के लिए जगह खाली कर दी थी। और लाहौर के कहीं आसपास माई ने कहा, राहता बेटी, तू कितनी सच्ची है, तूने मेरा शानदार जनाजा निकलने का वादा किया था, तूने ये वादा सचमुच पूरा किया। मेरे कफन में कितनी प्यारी लग रही है, मेरी अच्छी, मेरी नेक, मेरी खूबसूरत राहता। दोस्तों साहिबो, कपास का फूल देखने में निहायत नर्म, सफेद और बेजरर होता है, मगर इसी नरमी के अंदर एक अजीब सी अलामत पोशीदा है। वो हुस्न भी है, मासूमियत भी, और ऐसी बेबसी भी जो सख्त हाथों के मुकाबिल अपना दिफा नहीं कर सकती। अहमद नदीम कासमी ने इसी अलामत को अपने अफसाने के कल्ब में रख दिया है। माई ताजो की तवील तन्हाई सिर्फ एक औरत की जाती महरूमी नहीं, उसके पीछे एक ऐसा समाज भी दिखाई देता है जहां औरत के जज्बात, उसकी ख्वाहिश और उसकी जिंदगी के फैसले अक्सर दूसरों की मर्जी के ताबे रहते हैं। राहता की आमद उस खामोश जिंदगी में सिर्फ एक नए किरदार का इजाफा नहीं करती, बल्कि उसे मोहब्बत, अपनाइयत और जीने का एक नया सबब अता करती है। मगर अफसाना जिस तारीखी पस मंजर में आगे बढ़ता है, वहां मोहब्बत और मासूमियत दोनों एक ऐसे तशद्दुद से टकराते हैं जिसका कोई मजहब, कोई तहजीब और कोई इंसानी जवाज नहीं हो सकता। यही सबब है कि कपास का फूल तकसीम के वाक़े का सीधा सादा बयान नहीं बनता, बल्कि उस साने के उन असरात को सामने लाता है जो बरसों बाद भी औरतों, बूढ़ों, घरों और यादों में जिंदा रहते हैं। कासमी साहब ने इस अफसाने में चीख को बुलंद आवाज नहीं दी। उन्होंने इसे एक बूढ़ी औरत की खामोशी, एक मासूम लड़की की मौजूदगी और एक नर्म फूल की अलामत में महफूज कर दिया। और शायद यही इस अफसाने का सबसे गहरा असर है। हम अक्सर तारीख में जंगों, हिजरतों और कत्ल गारत के आदात पढ़ते हैं, मगर अदब हमें याद दिलाता है कि हर अदद के पीछे एक चेहरा था, एक घर था, एक ताल्लुक था और कोई ऐसी उम्मीद थी जिसे जीने का पूरा हक हासिल था। कपास का फूल उसी छीन लिए गए हक का नोहा है। यह अफसाना खत्म हो जाता है, लेकिन एक सवाल बाकी रहता है। जब मुआशरे अपनी नफरतों की हिफाजत करते करते इंसानों की हिफाजत करना भूल जाएं,
तो तहजीब आखिर किस चीज का नाम रह जाती है? अगर आज की यह अदबी नशिस्त आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस अफसाना निगार और किस तख्लीक को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।